हेलो बच्चों, मेरा नाम संगीत दास है और जेनेस एकेडमी में आपका स्वागत है, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही होगा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बेसिकली आप लोग पॉलिनोमियल के बारे में हर कुछ जानते होंगे, क्योंकि शायद 9th क्लास में आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा है। बट फिर भी सेकेंड चैप्टर, ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, इसमें से करीब 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन बीच में से शुरू करने से, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल देखो, एन एक्सप्रेशन written in the form of p of x an x to the power n plus a n minus 1 x n minus 1, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, a1 x1 plus a0 is called a polynomial। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल x लिया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल x की बात चल रही है। शायद ये एक बार समझ में भी ना आया आपके कि मैंने क्या लिखा है, एन एक्स टू द पावर एन, ये सुपर स्क्रिप्ट में, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि है क्या चीज़, इससे आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। फिर एग्जाम्पल लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स क्या है, एक्स आपका है वेरिएबल, ठीक है। एन क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर है आपका, और a1 a0 a2 ये सब क्या है आपके, ये आपके कहलाता है कॉन्स्टेंट्स। सो a0 a1 a2 ये आपके कांस्टेंट है। बट ये कांस्टेंट में एक बात याद रखनी है आपको कि ये रियल नंबर होना चाहिए, और यहीं से आपकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइन होती है किसकी, पॉलिनोमियल की। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है जो कि एक्स के वेरिएबल में होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए आपको इस कैटेगरी से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जो मैंने फॉर्म लिखा है ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन देखो, मैथ्स में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ते हैं, हर चीज में जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। बेसिकली आप लिख सकते हो कैसे भी, जैसे मैंने लिखा 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 9। सपोज आप अगर देखोगे तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 5, इसकी पावर 3, इसमें कुछ भी पावर नहीं है। ये भी एक पॉलिनोमियल है होने को तो, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए हमको इसको स्टैंडर्ड की तरह लिखना है, दैट इज इस ऑर्डर में। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, देखो इसकी पावर n है, फिर n माइनस 1, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। आप यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाओ, बट कोशिश ये करो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने की, क्योंकि मैथ्स में हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल की क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दो ये बात करेक्ट है, आप बिल्कुल सही हो कि आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिल्टन स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, या जितनी भी प्रोसेसिंग, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे कवर करने पड़ेंगे, तब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ही यूज करना है। जैसे आप लोग ग्रेड 8 में, ग्रेड 7 में मिल्टन स्प्लिटिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सभी जानते हो मिल्टन स्प्लिटिंग क्या होता है। सो मिल्टन स्प्लिटिंग में तुमने एक बार नोटिस की होगी कि पावर 2 देन पावर 1 और लास्ट में कोई पावर नहीं आती। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते। अगर इस फॉर्म में लिखा भी होता है ना, जैसे x की पावर, जैसे मैंने लिखा कोई से भी डिजिट ले लो, 4x², सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सही है बिल्कुल, मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 12x प्लस 4x² प्लस 9, ये भी करेक्ट है। मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 9 प्लस 12x प्लस 4x²।
ये सारे करेक्ट है, बट बेसिकली यहाँ पे इश्यूज क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि जब मुझे बोला जाएगा कि इसको फैक्टराइज करना है, देखो मैं एक बहुत वाइटल टर्म यूज कर रहा हूँ, फैक्टराइज। जब मुझे फैक्टराइज करना होगा तो फैक्टराइज हमेशा इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म को फैक्टराइज आप नहीं कर सकते, यानी इसको आपको अरेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये तो आप जानते हो ना। देखो मैं, आप सब चीज जानते हो, बस मैं केवल क्या कर रहा हूँ, उसको दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ और एक तरीके से उसको हायरार्की फॉलो करवा रहा हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, आप जानते हो सब, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अब आगे इसकी बात कर ली हमने, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखूंगा मैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा 4x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 4, 9x टू द पावर 3 एंड 9। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और जो इसको डिफाइन भी कर रहा है, आप देखो, रुको मैं, देखो इसको ये डिफाइन भी कर रहा है, मान रहे हो ना ये बात, कि इसकी पावर n, इसकी पावर n-1, इसकी, और ऐसे जाते जाते एंड में x टू द पावर 1 रह गया, और यहाँ पे x टू द पावर 0 होगा, और आपको पता है किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो उसकी कोई वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं इसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, आई गेस तुम लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल जब ग्रेड 10th में आते तो ग्रेड 10th में आते आते सब कुछ चीज़ें थोड़ी सी फेड हो जाती है। हमें उसको फेड नहीं होने देना है, हमें उसको कंटिन्यू में रखना है। कंटिन्यू में रखेंगे तो फायदा क्या मिलेगा? कंटिन्यू में रखेंगे तो इस चैप्टर को आप इजी गोइंग कर सकते हो। ग्रेड 10th में केवल इसका जो एडवांस वर्जन है वो थोड़ा सा दे रखा है, बाकी ग्रेड 9th में अगर आपने डेफिनेटली अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आई बेट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल सेट करके दिया, 4x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 4, 9x टू द पावर 3 प्लस 9। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल 2। ये कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब क्यों इसको पॉलिनोमियल कैसे कह सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0 प्लस 0। मैं लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं 2x टू द पावर 0 प्लस 0। क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। सो अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज योर पॉलिनोमियल। बिकॉज हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप एवरीवन इज गेटिंग। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन लेट मी नो बाय योर कमेंट्स। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से देखा हो, कि इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है, बट मैंने ये भी इसमें मेंशन किया था कि मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि पॉलिनोमियल ना भी हो। वो कब नहीं होता है? देखो, अगर तुमने गौर किया होगा लिटिल बिट, तो आपने देखा होगा n को मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर और कांस्टेंट टर्म में रियल नंबर। रियल नंबर तो आपको पता है ना क्या होता है? रियल नंबर जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े रियल नंबर होते हैं। बना यस, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, बट वो आपके कोर्स में भी नहीं है। हम केवल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे भी आऊंगा। सो पॉलिनोमियल कब नहीं होते हैं देखते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट that every expression is not polynomial. इसमें हम पहले बात करेंगे, सबसे पहला कब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसका पहला एग्जांपल है आपका, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा x टू द पावर -1 प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है।
क्योंकि इसकी पावर माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 1/x + 4, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है कि अगर किसी की पावर माइनस में आए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ x की पावर हाफ प्लस 9, इसकी पावर देखो आप फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में अगर है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन में अराइज, छोटी क्लासेस में आता है, वैसे आपकी क्लास से कोई लेना देना नहीं है, कि x की पावर मैंने लिखा 16/4 + 9, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे? इसको मैं डिडक्ट कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 को 16 से डिवाइड करके, और ये बन जाएगा x⁴ + 9। सो बेसिकली देखा जाए तो इसकी पावर आपको देखो पॉजिटिव इंटीजर्स में मिल गई, ना तो यहाँ पर नेगेटिव का कोई साइन है, ना ये फ्रैक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। थर्ड, किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपके रूट आता हो तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल 9√x + 6, देखो x के ऊपर रूट है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये बात याद रखनी है आपको। क्वेश्चन, तो अब क्या बात है, अब ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं √5x + 7, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यस, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम रेडिकल्स भी कहते हैं। और इनके ऊपर अगर रूट आता है किसी भी इंटीजर के ऊपर तो वो पॉलिनोमियल है। कंडीशन ये है कि वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस चीज की अब बात करेंगे वो है डिग्री। बेसिकली आप लोग डिग्री के बारे में अच्छे से रूबरू हो चुके हो, ग्रेड 9 में अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा डिग्री क्या होती है। कोई बताएगा डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही। द हाईएस्ट पावर, किसमें? किसी भी वेरिएबल का इन द पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं डिग्री। एग्जाम्पल्स, आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे ऐसे, जैसे मैं लिखा 2x² + 5x + 9, इसमें आपको हाईएस्ट पावर दिख ही रही होगी कि 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। मैंने कहा 2x⁴ + 5x² + 9x + 6, इसमें भी हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सो बेसिकली डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब यही होता है, बेसिकली डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही आपकी डिग्री है। क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं डिग्री का? यहाँ पर क्या जरूरत है डिग्री की? डिग्री की जरूरत अब आपको पढ़ने वाली है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी याद रखना। वैसे तो और भी टाइप होता है, बट यहाँ पर डिग्री की बात कर रहे हैं। तो पहला वो जो टाइप होगा वो होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल शॉर्टकट में अगर समझाऊं तो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री होगी 0, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल है आपका 2x⁴, इसका मतलब आंसर आ गया 2। दूसरा एग्जाम्पल 3x⁴, इसका आंसर आ गया 3। ओनली वन एक्सप्रेशन एंड दैट एक्सप्रेशन ऑल्सो कैरीज द पावर ऑफ 0, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर ग्राफ बचपन से पढ़ रहे हो आप, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ।
अब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से, वहां से ग्राफ भी बनता है, बचपन से पढ़ रहे हो अब x प्लस वाई 2x+7 कुछ भी, सो वो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। एग्जाम्पल 2x+5 3x-7 कुछ भी। सो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो जनरल एक्सप्रेशन होगा आपका ax+b। बेसिकली हर बार जरूरी नहीं है कि x आए, बट हम यहाँ पे x यूज करते हुए पढ़ा हुआ है। सो ax+b, यहाँ पे a तो पता ही है आपको और b का भी पता है, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था आपको, नंबर्स, रियल नंबर्स। थर्ड है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी बात पे गौर करना, मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो स्टार लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री होती है 2। एग्जाम्पल अगर देखोगे 2x² + 5x + 9 √3x² + 6x + 7 कुछ भी ले लो, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका ax² + bx + c। नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यही है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या आएगा आपका क्वाड्रेटिक के बाद? क्यूबिक। आपके बुक में क्वाड्रेटिक तक ही है, फिर भी बता देता हूँ क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री होती है 3। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, सो ऑन, बट यहीं तक पढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल 3x⁻³ + 9x² + 5x + 4 कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका ax⁻³ + bx² + cx + d। सो बेसिकली आज मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताया। देखा जाए तो ये सारा अभी इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ मैं, ये मान के चलो अभी तो चैप्टर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मानना क्या है, वैसे तो यही बात है कि हमने अभी तक चैप्टर स्टार्ट किया नहीं है, हम बेसिकली एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली होते क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कब नहीं होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं, या फिर पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है वैसे तो, डिफाइन तो कर देता हूँ, बट ठीक है, डिफाइन करना है इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम लोग को ऐसे ही पता है कि वैल्यू होती क्या है। कोई भी जो वैल्यू पुट करते हो आप, एक्स की बात करें यहाँ पे, जब मैं कोई भी एक्सप्रेशन दूंगा और एक्स की वैल्यू बोलूंगा कि हाफ रख करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, या 3 रख के बताओ, या -3 रख के बताओ, तो वो जो पूरे एक्सप्रेशन में आप वैल्यू को पुट करते हो एक्स की जगह पर, और कंप्लीटली उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस यूज करते हुए, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है, डिवाइड, इनको यूज करते हुए ओवरऑल जो एक वैल्यू निकल के आएगी वो आप शुरू से जानते हो एग्जैक्टली। देखा जाए तो वो सबसे इजी भी है आप लोगों के लिए, काफ़ी उसमें मार्क्स गेन करना काफ़ी आसान भी होता है। उसमें बेसिकली मार्क्स स्कोर हो जाता है कि एक्स की वैल्यू 2 रख के करो, एक्स की वैल्यू 3 रख के करो, तो वैल्यूज होती क्या है। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x at x is equal to a का मतलब कोई भी वैल्यू, उसको हम कहते हैं पी ए, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग किसको, सही कहा आप लोगों ने, x बाई ए। x को a से आप रिप्लेस कर देते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैं लेता हूं, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 3x² + 4x + 5। क्वेश्चन ये है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ p of x when x is equal to हाफ। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं करना हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ x है उसकी जगह हाफ पुट करते हो। देखो अब हाफ का मतलब a हो गया, पी ए, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हाफ स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई हाफ प्लस 5। सॉल्व करूँगा 3 मल्टीप्लाई 1/4, कैंसिल आउट करूँगा 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करूँगा तो 3/4 प्लस 7। अब इसका आप निकालोगे एलसीएम, पता ही है आपको। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया 31/4। यही आपकी वैल्यू है। इस एक्स की जगह पे n नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग इट। एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, जाहिर सी बात है। सो इसी को हम कहते हैं वैल्यू। मैं क्यों करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, आगे जब मैं करवाऊंगा आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि बोर्ड में एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यस एग्जैक्टली मैं वही बता दूंगा आपको कि बोर्ड में एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। बेसिकली हम लोग 100 टॉप क्वेश्चंस के पीछे भागने से अच्छा है कि हमें 15 चूजेबल क्वेश्चन पता हो, जिन क्वेश्चंस को आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि सीबीएसई यही कहता है कि हर क्वेश्चन के पीछे मत भागो। सीबीएसई का एक डेटा होता है पर्टिकुलर कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जीरोस। यस, मैं तो ये कह रहा हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिग्री से जुड़ा हुआ भी है वैसे तो, बस बाद में बात करेंगे इसकी। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, a real number a is called, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो, उसके बाद में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि जीरोस एक्चुअली होते क्या। सो रियल नंबर a is called a zero of the polynomial p of x if x is equal to, सॉरी नॉट x, p of x is equal to 0। यानी पूरी इक्वेशन, पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन अगर आपका 0 हो जाता है x की किसी भी वैल्यू को पुट करने पर, x का मतलब वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो उसका 0 है। बहुत इजी है। सो आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल so that you can easily understand and will connect भी कर सकते हो। So that is the example is x square minus 4x plus 4। मुझे बोला गया कि x की अगर 2 रख करके बताओ क्या ये 0 है या नहीं, तो मैं 2 रख के देखता हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने 2 रख दिया। 4 + 4 8 और 8 - 8 0। तो क्या है इसका ये जीरोस है? यस, यहां पे 0 आंसर आ गया, तो मैं साफ साफ कह सकता हूं तो 2 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, चलो। सपोज मैंने सेम एक्सप्रेशन ही लिया, दैट इज x² - 4x + 4। मैंने कहा कि x की जगह पे 3 रख के करो। सो चलो मैं x से 3 रखता हूँ, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं केवल एग्जांपल सेट कर रहा हूँ आपके लिए। अब 9 + 4 13, 13 - 12 आया आपके 1। यहाँ पे देखो 0 नहीं आया आपके, और अगर आपके 0 नहीं आता है तो वो, यानी मैं कह सकता हूँ 3 is not a zero of the polynomial। कौन सा polynomial? ये।
सो मैंने आपको वैल्यू के बारे में बताया, वैल्यूज क्या होती है, मैंने आपको ये बताया जीरोस क्या होते हैं। तो वैल्यू और जीरो दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया हो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। थैंक यू। आगे देखते हैं। आपकी बुक में से अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, बेसिकली आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, बट अब जो पढ़ाने वाला हूं वो आपका टोटली क्या है, टॉपिक से रिलेट करते हुए है। सो पहला टॉपिक क्या हो सकता है, आपने 2.1 देखा होगा, अगर आप बुक को अच्छी तरह से गो थ्रू करो तो पहला टॉपिक है ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros. तो zeros of the polynomial p of x, मतलब ग्राफ से कैसे पता करें कि इसके कितने जीरोस है, हमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पता, हमें तो केवल ये पता है कि एक ग्राफ दे रखा है। उस ग्राफ को देख के हमें पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं। दैट्स इट। बेसिकली मैं ग्रेड 10 की बात कर रहा हूँ, इस बात को फोकस करना, इस बात पे जरूर ध्यान देना। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, we are only talking about grade 10. We are strictly lenient to this topic, that is grade 10. We have to abide by. Okay. So the zeros of the polynomial are precisely x coordinates of the points where the graph of y is equal to p of x intersects the x-axis, जहां पे x-axis को कट करे, that is known as zeros. ओके, नेक्स्ट। यहां पे काफी सारे कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहले बात करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ आप लोगों ने 9th क्लास में तो पढ़ाई होगा ना मोशन चैप्टर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर आपने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा होगा तो तुमने वहां नोटिस किया होगा कि वहां पे हमेशा जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट बनता है। हाँ, सो लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। यहां से ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। चलो मोशन की बात छोड़ते हैं, छोटी क्लासेस की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, हमें वैल्यूज निकालनी होती है एक्स और वाई की टर्म्स में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो। इसमें पहला पॉइंट आता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि टाइप्स के बारे में, डिग्रीज के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है बट उसकी नेसेसिटी यहाँ पे नहीं है। अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इस बात पे गौर करना, बता रहा हूं कैसे। इसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, मैंने ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है आपको पता ही है, और जो वर्टिकल होता है वो आपका वाई एक्स है। मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये किसी एक्सप्रेशन का है जो एक्स के पैरेलल है। तो कंडीशन 1 क्या है, इफ ग्राफ ऑफ p of x
इज ए स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द y एक्सिस, sorry, parallel to the x axis, so that is called इसका मतलब है it does not meet x axis at any point. so यहाँ पे जीरोस क्या होगा, एक भी जीरो नहीं होंगे, यही तो है बात, ये तो मैं समझाना चाहता था। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, पढ़ो अच्छी तरह, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है पहला, ग्राफ ऑफ पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, यानी अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है तो एक भी जीरो नहीं होंगे। इस बात पे तो मैं जोर दे रहा हूँ तब से। तो ये हो गया एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स का, जो वाई पे कभी भी कट नहीं करता है, सो इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन, बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, केस 2 क्या है, इफ ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, यही तो है बात, हम यहां पे बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है लीनियर पॉलिनोमियल का। बट इस टाइम ये ध्यान रखना है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। और ऐसा अगर होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे तो कट कर सकती है, दो पॉइंट पे कैसे कट करेगी तुम बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? चलो चेक करते हैं। ये देखो, ये आपका ग्राफ, मैंने लाइन ड्रॉ किया, देखो इसने यहाँ पे कट किया, इसको इंटरसेक्ट किया एक्स पे, यानी ये भी आपका पी ऑफ एक्स है, यानी एक्स, दिस पोलिनोमियल हैज 1 0 एज इट कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, वो एक पॉइंट पे कट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कितनी जीरो होगी, 1 0 होंगे। सी यहाँ पे कट कर रहा हो, कुछ समझ में आया? आई होप समझ में तो काफी कुछ आ गया होगा आपको। अगर इसको शॉर्टकट में या सिंपल फॉर्म में समझाओ, सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर एक्स पे कितनी बार कट करता है, डेट्स द पॉइंट। आपको ये फिगर आउट करना है कि एक्स पे कितनी बार कट किया, डेट्स इट। अगर एक्स पे अगर ओनली सिंगल टाइम कट करता है तो 1 0, एक्स पे एक बार भी कट नहीं करता है तो एक भी जीरो नहीं, एक्स पे अगर 2 टाइम्स कट करता है तो 2 zeros एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली अगर आपकी क्वेश्चंस आते भी है एग्जाम में, आपकी बुक में भी है इवन एक्सरसाइज नंबर 2.1, अगर आप उस पर गौर करोगे अच्छी तरह तो वो बेसिकली इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज और इसी टॉपिक के ऊपर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले का मैंने आपको पहले भी कहा कि इंट्रोडक्शन का पार्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर ली है, लेकिन जिसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिस टॉपिक के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्या ऐसे पढ़ाने की आदत है, इससे क्या पूरा बोर्ड भी कवर हो जाता है, तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा हाथ भी यहाँ तक पहुँच जाएगा, कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ax² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो मैंने आपको समझाया था। इसमें जो भी ग्राफ बनेगा ना, अब लीनियर ग्राफ यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। पैराबोलिक का मतलब होता है या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ये पोर्शन कहलाता है अपवर्ड, ये पोर्शन कहलाता है डाउनवर्ड।
सो इसमें बेसिकली कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिक। देखो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, हाइपरबोला भी होता है, पैराबोला होता है, एक्लिप्स होता है, बट वो ग्रेड 11 ग्रेड 12 की बात है। हमें तो केवल यहाँ पे एक टर्म समझना था, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है उसकी शेप का मतलब नेम वगैरह आ जाते हैं कई बार। तो पैराबोला इज द न्यू टर्म विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओवर हियर। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाते हैं, अदरवाइज बुक में कहीं पे भी एज सच मुझे जहां तक याद है मेंशन नहीं है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं, ठीक है, और यहां पे टाइप्स, यहां पे 0, ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कहने वाला हूं। अगर मैं लीनियर, अगर डिग्री 1 की बात करूं, डिग्री 1 का मतलब हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस एटमोस्ट 1 होंगे। एटमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक होंगे, कम से कम चाहे 0 हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा एक 0 होंगे। दैट इज नोन एज एटमोस्ट। आई एम मेंशनिंग दिस वर्ड, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, एटमोस्ट। इस बात को ध्यान रखना, एटलीस्ट नहीं बोल रहा मैं, एटमोस्ट बोल रहा हूं। अगर डिग्री 2 की बात करें, जिसके बारे में हम पढ़ भी रहे हैं अभी, दैट इज क्वाड्रेटिक, इसके 2 जीरोस होंगी। अगर मैं डिग्री 3 की बात करूं, दैट इज क्यूबिक, इसके 3 जीरोस होंगे। सो बाद में कर रहा हूं एटमोस्ट की। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सो इट हैज एटमोस्ट 2 जीरो, यानी कि जो जीरोस हैं वो आपके 0, 1 और 2 तक कुछ भी हो सकते हैं। बेसिकली स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले तो 2 ही जीरोस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। जैसा पॉलिनोमियल होगा उस बिहाफ पे आप जज कर सकते हो कि वो कितने जीरोस कैरी कर रहे हैं, एक ही कर रहा है, 0 कर रहा है या 2 कर रहा है। बट यस, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस दिस वर्ड एटमोस्ट। एटलीस्ट नहीं बोल रहा, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ोगे एटमोस्ट और एटलीस्ट, और शायद 9th क्लास में आपके टीचर्स ने भी इंट्रोड्यूस करवाया होगा कभी ना कभी ये वर्ड। नेक्स्ट, सो हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन 1, when the graph cuts the x-axis at 2 distinct point, इस बात को भी याद रखना है। आप लोगों के मन में काफी टाइम ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये चीज नहीं पढ़ोगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये बताया था, मतलब जो भी बताते हैं स्कूल में अगर बताएंगे तो 2 जीरोस होता है, बट अगर आप a प्लस बी को होल स्क्वायर की बात करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन ले लो। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सॉरी प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन लेता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। वहां पर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस नहीं आएंगे, इस बात को मैं भी समझाऊंगा आपको, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया एटमोस्ट। So when the graph cuts the x-axis at 2 distinct points, तो I'm taking one graph, दोनों ग्राफ बना देता हूं आपको। ये आपको पता ही है y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है, ये भी y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। देखो पैराबोलिक इसको ही कहता है, जैसे मैंने बताया। देखो ये a है, ये a डैश, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, सीधे ग्राफ में तो बनेगा नहीं। ये देखो डाउनवर्ड है, ये ए और ये डैश। यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे, तो इसके 0 कितने हो गए? 2। यानी हमें ये जस्टिफाई करना है, ये डिटरमाइन करना है कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार एक्स एक्सिस से होके वो गुजर रहा है। हमें इस बात पे गौर करना है कितनी बार वो एक्स एक्सिस से होके गुजरेगा। जितनी बार गुजरेगा उतने जीरोस उसके होंगे, डिस्पाइट ऑफ एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें तो केवल ये पता करना है कि जीरोस कितने हैं इस जगह पे।
एक्सप्रेशन के लिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बता दूंगा वाया ग्राफ, वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 1 क्या था, जब एक्स एक्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो कट करेगा। कंडीशन 2, क्या हो सकता है, when the graph cuts, या तो कट करे या टच करे द एक्स एक्सिस, किसको, मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना, आपको एक्स के अलावा वाई की तरफ देखना ही नहीं है। एट ओनली, या यूं कह लो एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करें। इसका मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने जीरोस होंगे इसमें, 2 इक्वल जीरोस होंगे तो 2 ही जीरो, बट वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, 2 इक्वल जीरोस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ से आसानी से। ये देखो एक ही पॉइंट है, इसने एक ही पॉइंट पर टच किया है, ऊपर करे चाहे नीचे करे, लेकिन इसने एक ही पॉइंट पर टच किया है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके एक ही जीरो होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके भी एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, इसके एग्जाम्पल मिडल स्प्लिटिंग से निकल जाते हैं, अभी बताएंगे आगे। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज मान लो मैंने लिखा है x² + 4x + 4, तो यह जगह इसका मिडल स्प्लिटिंग करो तो a² + 2ab + b² से कर सकता हूँ ना। If I want to find out zeros, so x + 2 whole square is equal to 0। देखो एक ही जीरो है, एक जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है, सॉरी ये पॉलिनोमियल लीनियर है। वैसे इक्वेशन भी बोल सकते हो अगर जीरो के इक्वल कर देते हो या कोई भी वैल्यू के इक्वल कर दो। एक पे आने का मतलब ये हो गया, यहां से आप बेसिकली अच्छी तरह समझ सकते हो कि मैंने एटमोस्ट वर्ड क्यों यूज किया था। समझ रहे हो मेरी बात, एटमोस्ट वर्ड यूज करने का मतलब ही ये। तो देखो यहाँ पे 2 जीरोस निकल रही थी, यहाँ पे ओनली एक ही जीरो है, दैट इज -2। यानी ये पॉइंट अगर मैं देखूं इस पे ना होकर के, ये -2 मतलब सपोज सीधा की तरफ होगा। ये ग्राफ, सो जो मैं समझा रहा हूँ आई थिंक तुम लोगों के समझ में आ गया होगा काफी हद तक। अब आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड केस, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड ये है कि एक्स पे कहीं पे कट ही नहीं करे, तो अब क्या होगा, मतलब है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी कह लो। अभी तो तुम्हारी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे आप। अभी तो हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली वहाँ समझ में आएगा कि इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। तो वो हम चैप्टर 4 जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल पॉलिनोमियल्स की तरफ बात करते हैं। केस स्टार्ट है कि मान लो एक्स पे कहीं पे कट ही नहीं करे, तब क्या करोगे विद क्वेश्चन। सो द ग्राफ इज आइदर completely above the x-axis or below the x-axis. So it does not intersect x-axis at any point.
किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसके जीरोस क्या होंगे? कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये एग्जाम्पल है। एक्स पे कहीं पे कट नहीं करेगा, एक्स की वैल्यू रखोगे तो आपके वाई की वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, देख लो। कोऑर्डिनेट मान लो इसकी वैल्यू ये 2 है तो ये हो जाएगा 0,2, यानी एक्स के 0 है। एक्स पे कहीं पे कट नहीं कर रहा, और अगर ये एक्स पे कहीं पे कट नहीं करता है इसका मतलब एक भी जीरो फाइंड आउट नहीं होंगे डिस्पाइट ऑफ ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सो ग्राफिकली भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पॉलिनोमियल को ग्राफ से कैसे शो कर सकते हैं। मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया, मैंने इनकी कंडीशंस के बारे में बताया आपको। थोड़ा मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। केवल सुपरफिशियली पढ़ लिया, हाँ एग्जाम में मार्क्स लाने वो अलग बात है, अच्छी बात है कि आपको एग्जाम में मार्क्स लाने, बट मैं जनरली बीइंग अ मैथ्स टीचर, बीइंग ऑब्वियसली आप क्या कोशिश करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सीबीएसई भी इस बात पे एम्फसाइज करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैं ये मानता हूँ कि आपने केवल 50% पढ़ाई की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट topic after this we are going to introduce now exercise number 2.2, but before that we need to understand what do you exactly having the relation between coefficient and polynomial, coefficient of polynomial and zeros. So now our new topic is being introduced over here, that is relation between coefficient of polynomial and zeros. I'm totally strict to quadratic polynomial now because हमें quadratic polynomial की बात करनी है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस, यही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मैं तब से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बिलीव मी ग्राफिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज में सही लगते हैं, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, इवन आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आज तक जो कुछ एक साल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पूरे पेपर को गो थ्रू किया है, सो उसमें एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का तो जरूर मिल जाता है केस स्टडी में। इस बार भी आया था मुझे जहाँ तक याद है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ना प्लीज़। 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ये मान लीजिए आप प्लीज, है ना। सो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस। आपकी इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, जो जनरल फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पे हम दो नए वर्ड यूज कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मैक्स टू मैक्स 2 जीरोस हो सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही लेके चलना है कि 2 ही जीरोस होते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके एक ही जीरो बने, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ जाता है और यहाँ फिर एक भी जीरो ना बने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि आप यूं कह लो कि आप बुक में जितने भी पढ़ोगे क्वेश्चंस, सम्स, जितने भी सम्स पढ़ोगे वो इस बेसिस पे ही पढ़ोगे, इस वाले कंडीशंस पे। तो बेसिकली आपका मेन फोकस तो इस वाले कंडीशन पे होना चाहिए, इस पे और इस पे तो बाद में भी कर सकते हैं। सो अल्फा और बीटा, यहाँ पे 2 जीरोस हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है अल्फा और बीटा। सो जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आपके 2 जीरोस आ गए, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा और बीटा जीरोस होने के बाद में अगर आपको ये पता हो कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको इसके 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे, एक्स माइनस अल्फा and x minus beta. Okay,
सो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसके दो फैक्टर हो गए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? चलो सॉल्व करते हैं। वैसे मैं पूरा तुमको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आया कैसे। आगे जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में इतना कुछ दे ही रखा और बेसिकली इतनी नीड भी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आया कैसे। बस कोई नीड नहीं है इतनी, बट यस तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से करूंगा एक्स माइनस बीटा को, और माइनस अल्फा से करूंगा अभी एक्स माइनस बीटा। हमें क्या करना है? अब कंपेयर करना है, इसको काटना नहीं है, कंपेयर। अगर मैं यहां की बात करूं तो ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ाते हैं। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? उम्मीद है आपको कोएफिशिएंट के बारे में पता होगा क्योंकि आप लोगों ने ग्रेड 9 में अच्छी तरह पढ़ रखा है कोएफिशिएंट क्या होता है। सी क्या है? आपका कांस्टेंट। सो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं वर्ड में तो क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकता हूं? सम ऑफ जीरोस माइनस बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी को मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया है, दैट्स इट। दूसरा, ये इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई को हम वर्ड में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सो मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी का मतलब हो गया आपका कांस्टेंट, और ए का मतलब वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। उम्मीद है आप लोग क्लियर होंगे या मैं आप तक पहुंच पाया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप तक पहुंच पाया हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में, चलो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, सीबीएसई बात करता है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग की जो बुक्स आएंगी वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगी, सब कुछ ठीक है, बट इन दी एंड वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेट होता है? आपकी सम्स, क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो। बट उस सम्स को करने से पहले जितनी मुझे नॉलेज है सीबीएसई की, जितना भी है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ इतना तो है कि जब मैं पेपर गो थ्रू करता हूँ या बुक्स गो थ्रू करता हूँ, अक्सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। यस, चाहे वो बेसिक में हो चाहे स्टैंडर्ड में हो, वो हर साल रिपीट होता है। वो कौन से क्वेश्चन है देखो। उसको करवाने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता रहा हूं जो अलाइन विद बोर्ड्स है। सो एडिशनल, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्यों बता रहा हूं? इतने साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव किया है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं कि ये बोर्ड से अलाइंड है। एनसीएफ जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उससे अलाइंड है। पहला, हम जीरोस को लेते हुए करते हैं। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बट
हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे स्टिक रहते हैं एज पर द रिलेशन, जो रिलेशन मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इसलिए हर एक चीज को मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के थ्रू ही जज करना है, इसी से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला चाहो तो अभी याद कर लेना, दैट वुड बी माई फार मोर बेटर। ठीक है, दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। थर्ड देखो, यहाँ तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा लिखो, या फिर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स लिखो, बात तो एक ही है ना। देखो इनवर्स का मतलब तो यही होता है ना कि ये डिनोमिनेटर में जाकर के पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। सो ये आए चाहे ये आए, आपका फॉर्मूला बनेगा ये। फोर्थ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर लिखो, या अल्फा इनवर्स 2 बीटा इनवर्स 2 लिखो, बात एक ही है। इसका जब फॉर्मूला बनेगा तो आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या करवा रहा हूँ, बट मैं इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो चलो इसको मैं समझाता भी हूँ कैसे आया ये। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से आ गया आपका, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा 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 स्क्वायर होता है, बीटा 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 स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरीके से है। तो आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, चाहे इस तरीके से करो, वो चॉइस इज योर्स। इसी तरीके से 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब भी आ सकता है, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन, देखो बन तो बहुत कुछ सकता है, आपको तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आया कैसे। चलो एक और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ, आपको और मजे आएंगे। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। चलो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, ये आया कैसे। देखो हमें ये तो पता ही है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। मैंने कुछ भी नया तकरम नहीं लगाया यहाँ पे। आप सोचो ये क्या क्या कहाँ से नए फॉर्मूले आ गए, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक है। अगर आपने आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल में पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे मिला होगा 100%। इस तरह से नहीं, बट इस तरीके से। मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करूँगा, 2 अल्फा बीटा को इधर ले आऊँगा और ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखो ये बन गया ना ये फॉर्मूला, यही वाला। तो आप कैसे भी करके कर सकते हो, कौन सी चॉइस आपकी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करो, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। बट हाँ ये जरूर है कि डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ सम्स इन योर पेपर, रेस्पेक्टिव पेपर्स, लाइक you may also observe these type of questions in PT1 half yearly wherever possible, like board exams also, because we are basically aligned to boards. So मैं तुमको बोर्ड के टाइप से बता रहा हूँ, that's why I have written over here board aligned. So board aligned का मतलब ये होता है कि बोर्ड से रिलेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई हवा में नहीं पढ़ा रहा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि बस स्टैंडर्ड में आता है, ये बेसिक में भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। उस एक्सरसाइज को कवर करते हुए जब एक्सरसाइज पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं या आने के 99% चांसेस होते हैं। 100% तो कुछ भी श्योर नहीं होता। देखो जो ये कहते हैं 100% श्योर है वो बिल्कुल गलत कहते हैं। 99% चांसेस जो मैं बता रहा हूँ वो 99% चांसेस हैं उस तरह के क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, सो अब अगला वीडियो जो बनेगा आपका वो बनेगा किसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, एनसीईआरटी
इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे।